हेलो प्यारे लाडलो, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी करने वाले साथियों का मैं स्वागत करता हूं बेहतरीन से क्लास में। आज हम प्यारे साथियों पर्यावरण की बेहतरीन शानदार जानदार क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों की 3 से 4 क्लास लेके रखी हैं, बेहतरीन क्लास हैं। आप लोग उन क्लासेस को भी जाके देखिए, बहुत शानदार नॉलेज में दिया गया है। आज हम 5वीं वीडियो लेके आए हैं, 5वां क्लास रहेगा। इसमें शानदार जानदार प्रश्न रहते हैं, इसमें हम पूरा व्याख्यान कराते हैं सारे प्रश्नों का। चलिए साथियों शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, उसमें लगभग 600 फॉलोवर्स हैं, आप भी जाके फॉलो करिए। चलिए शुरुआत करता हूँ। पहला प्रश्न ही आपके सामने देख पा रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? वेयर आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मोस्टली यूज्ड। जब हम प्यारे मित्रों बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है प्यारे मित्रों CFC। CFC इज स्टैंड फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आप सबको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसी गैस है और किस प्रकार की खतरनाक गैस है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोग ये देख लो कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ प्रयोग होता है? माइक्रो ओवन में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीनों में, रेफ्रिजरेटर में। प्यारे मित्रों इसका उत्तर तो आप लोग क्लिक कर लेंगे रेफ्रिजरेटर में। सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर आधारित और आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखना, जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों CFC गैस की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो आप लोग ये याद रखेंगे सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलता है, फ्रिज में रहता है। अब क्या होता है, इसकी मात्रा प्यारे मित्रों वायुमंडल पर लगातार बढ़ रही है। अब जब इसकी मात्रा वायुमंडल पर लगातार बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारा जो ओजोन परत है, आप लोग देखेंगे अभी। सो प्यारे मित्रों, मेरे लाडलों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं CFC का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर हुआ है? ओजोन परत पर। ओजोन वाली वीडियो मैंने प्रीवियस क्लास में बनाई हुई है, आप लोग जाके देख लेंगे। अभी आप लोग यहाँ देखिए, ओजोन में होल हो चुका है, ओजोन में छिद्र हो चुका है। और ओजोन में छिद्र होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपसे प्रश्न पूछेगा कि ओजोन में छिद्र क्यों हो गया है, तो प्यारे लाडलो, प्यारे मित्रों, आप लोग बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण। ठीक है प्यारे मित्रों, पसंद आया तो शेयर करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर लेके चलता हूँ प्यारे मित्रों। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? प्यारे मित्रों ध्यान से समझिएगा, एक बार और प्रश्न को दोहराता हूँ। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा होती है उसको क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन कॉल्ड। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो पृथ्वी है उसको प्राप्त होने वाली ऊष्मा जो है किससे मिलती है? सूर्य से। उसको क्या कहते हैं? ताप विकिरण, आतपन, अवरक्त ऊष्मा, सौर विकिरण। अभी तो आप लोग इसका उत्तर सौर विकिरण कर लेंगे। अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, चलिए देखिए मेरे साथ। यहाँ देखना आप लोग प्यारे मित्रों, ये हमारा सूर्य दिखाई दे रहा होगा आपको, सन, और सन से आने वाली लाइट भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जो लाइट आ रही है ना प्यारे मित्रों, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं प्यारे मित्रों, आप लोग बताएंगे विकिरण। क्या कहते हैं? विकिरण। और एक कौन सा विकिरण है अभी मैंने बताया। अभी आप लोग यहाँ पे कुछ खास चीज़ें और देख लेंगे। यहाँ पर देखिए एक प्लेट दिया हुआ है आपका, सोलर पैनल है, चाहे एक कांच या भी कोई भी परत आप ले लो, उस परत से हमारी जो लाइट है, सनलाइट है, वो टकराती है। टकराने के बाद यदि उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे परावर्तन कहते हैं। और यदि सीधा चला जाए तो उसे अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे आप लोग ऐसे समझना, हम लोगों ने आप लोग जब छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, दो कांच से खेलते हुए सूर्य का प्रकाश यहाँ आया, यहाँ से टकरा के यहाँ आया, टकराने के बाद यहाँ आ जाता है। इसका मतलब ये क्या है? परिवर्तन हो रहा है। किसका प्यारे मित्रों? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश का परिवर्तन है। अभी आप लोगों ने क्या देखा होगा, पानी के अंदर भी आप लोगों ने देखा, मान लो पानी है, अब पानी में जब सूर्य का प्रकाश आता है ना प्यारे मित्रों, तो थोड़ा सा झुक जाता है।
तो ये क्या होता है, उसी माध्यम में सीधा सीधा चला जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं प्यारे मित्रों। क्या कहते हैं इसे? प्रकाश का अपवर्तन। तो आप लोग नोट करेंगे, यदि प्रकाश की किरण किसी सतह से, किसी भी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है ऐसे, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परंतु यदि वापस ना लौटे, उसी माध्यम में सीधा सीधा चले जाए, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। याद रखेंगे इस बात को प्यारे मित्रों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए वापस लेके चलता हूँ आपको मैं प्रश्नों की ओर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे प्यारे मित्रों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इस पर भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी आप लोगों से चाहूँगा कि मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, मुझे सपोर्ट करिए प्यारे मित्रों। भूमंडलीय तापन का कारण है, अभी आप लोगों को देखिए, कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मैंने इससे संबंधित एक वीडियो पहले भी बनाया है, अभी आप लोग देख लेंगे। हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, मतलब भूमंडलीय तापन का कारण पूछ रहा है ना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रहा है ये पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि, वनों में वृद्धि। अब ध्यान से देखना प्यारे मित्रों, इसका उत्तर तो आप लोग कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, परंतु मैं इसकी पूरी व्याख्यान आपको समझाता हूँ, क्या है भूमंडलीय तापन और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। चलिए 3D इमेज की ओर चलते हैं। प्यारे लाडलो, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए ज़रा, ये एक स्तर देखिए जहाँ पर समुद्रों, ये आप ग्लेशियर देख पा रहे हैं, बर्फ के पहाड़, और इस समुद्र के जल स्तर में वृद्धि भी देखिए। एक स्तर आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं सूखा, और एक स्तर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ज्वालामुखी का आना पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी का गर्म होना। अब इसको एक करके समझेंगे। चलिए देखिए, ग्लोबल वार्मिंग है क्या प्यारे मित्रों, आप लोग समझना अच्छे से, ठीक है। आपको पता है कि सूर्य की जो विकिरण होती है, सौर विकिरण, पृथ्वी पर आती है। पृथ्वी पर कुछ विशेष ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं। मैंने बताया था आपको ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, वीडियो में पड़ी हुई है, पुरानी वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो है, जाके देख लीजिए अभी। तो ग्रीन हाउस गैसेस में एक खास गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है प्यारे मित्रों। अब ये क्या कर रहे हैं, जब इनकी मात्रा में वृद्धि हो रही है तो ये हमारी पृथ्वी के निचले वायुमंडल में एक आवरण बना के रखते हैं। और ये आवरण क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से आने वाली रोशनी को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती, अर्थात यहीं पर रोक लेती है। अब चूंकि आप लोग मुझे खुद बताएंगे, जब पृथ्वी पर जो प्रकाश है वो आएगा और वापस नहीं जाएगा वायुमंडल में, तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। पृथ्वी के तापमान लगातार बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो आप लोग देख पा रहे हैं ये ग्लेशियर हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, ये लगातार क्या होंगे प्यारे मित्रों, पिघलेंगे। पिघलने से क्या होगा, समुद्र के जो जल स्तर है उसमें वृद्धि आएगी, और साथ साथ में जो किनारे बसे हुए शहर हैं, गाँव हैं, देश हैं, वो सब डूब जाएंगे। जलवायु में भारी परिवर्तन आएगा। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये कौन सा जीव है, कौन सा प्राणी, आप लोग मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ पृथ्वी पर सूखा जैसी समस्या आएंगी, और पृथ्वी पर लगातार तापमान बढ़ने से भूकंप और ज्वालामुखी जैसी समस्याएं, आपदाएं देखने को मिलती हैं। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसे हिंदी में प्यारे मित्रों कहते हैं वैश्विक तापन। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, वैश्विक तापन कहते हैं। ये जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन। चलिए प्रश्न की ओर वापस चलते हैं। प्यारे मित्रों, एक और बहुत ही प्यारा लाजवाब प्रश्न आप लोगों के लेके आ गया हूँ। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में, वाहन का ईंधन में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकलर फ्यूल्स इज कंसिडर्ड टू बी इको फ्रेंडली नाउ अडेज। प्रश्न पूछ रहा है कि आज की स्थिति में ऐसा कौन सा ईंधन है जिसको पर्यावरण मित्र या फिर पर्यावरण स्नेही के नाम से जाना जाता है। डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं CNG की, आप लोगों को पता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके साथ साथ LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है और ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। तो आज की स्थिति में आप सबको पता होना चाहिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को एक पर्यावरण स्नेही ईंधन के रूप में माना जाता है। इसके प्रयोग से आप देख पा रहे हैं वैन चलाए जा रहे हैं, ऑटो भी चल रहा है, उससे धुआं नहीं होता, साथ में साउंड भी कम होता है, इसलिए इसको इको फ्रेंडली
ईंधन के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूँगा मैं आपके साथ प्यारे मित्रों। आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को तो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें प्यारे मित्रों। चलिए, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? अब यहाँ पर मैंने आप सबको वायुमंडल से जुड़ा हुआ प्रश्न पुरानी वीडियो में कराया है, अभी और अच्छे से कर लेंगे। विच इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? इसका मतलब वायुमंडल में आप सबको पता है 4 परत होते हैं। उन 4 परत में सबसे ठंडी परत पूछ रहा है। अभी हम सबसे गर्म परत भी देखेंगे और ऐसी कौन सी परत है जहाँ पर तापमान समान रहता है वो भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। उत्तर यहाँ पर देखेंगे तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। आपका उत्तर तो यहाँ पर मध्यमंडल हो जाएगा। मीजोस्फीयर कहते हैं प्यारे मित्रों, इसको मीजोस्फीयर कहते हैं, मध्यमंडल कहलाता है। इसको मैं आपको 3D इमेज के थ्रू सिखाता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक डाटा लेके आया है, इसको आप लोग ध्यान से देखना। जब हम बात करते हैं ना प्यारे मित्रों आपके क्षोभ मंडल की, जो कि हमारा निचली स्तर होता है, पृथ्वी का मंडल कहलाता है, यहाँ पर तापमान वगैरह ऊपर नीचे होता रहता है। आप सबको पता है 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। यहाँ पर तापमान आप देख सकते हैं -45 डिग्री होता है। इसके ऊपर चलेंगे तो 20 किलोमीटर, लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई से लेके 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको समताप मंडल देखने को मिलता है। और समताप मंडल ऐसा मंडल है प्यारे मित्रों जहाँ पर मैंने पहले ही बताया था वायुयान उड़ाने के लिए सर्वोत्तम अच्छी मंडल कहलाता है एक। और सारे मौसम संबंधी घटनाएं प्यारे मित्रों, मौसम संबंधी घटनाएं आपको कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। ये बात आप लोग याद रखना। पर वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल जो है आप बताएंगे समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में एक और बात याद रखेंगे, यहाँ ताप जो होता है प्यारे मित्रों समान रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए सर्वोत्तम अच्छा मंडल समताप मंडल है। इसके बाद इसके ऊपर 80 किलोमीटर से लेके आपका 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर आपको क्या देखने को मिलता है? मध्यमंडल। अच्छा, समताप मंडल में ही आपको ओजोन परत देखने को मिलती है। आप लोग ये नोट कर लेंगे प्यारे मित्रों, O3, ये वाला मैंने पहले ही सिखाया आपको। समताप मंडल में ही आपको ओजोन परत देखने को मिलता है। इसके ऊपर मध्यमंडल की जब बात करेंगे ना प्यारे मित्रों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मध्यमंडल में जो है -100 सेंटीग्रेड। अब सोचिए -100 सेंटीग्रेड तक क्या होता है? तापमान होता है। माइनस में सबसे कम लिया जाता है और मध्यमंडल में ही सबसे कम तापमान होता है। याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको आयन मंडल देखने को मिलेगा। आयन मंडल में रेडियो तरंगे वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, सैटेलाइट वगैरह आपको यहीं मिलेंगे, उपग्रह आपको यहीं मिलेंगे आयन मंडल पर। ठीक, और 800 किलोमीटर के ऊपर लगभग बाह्य मंडल मिलता है जहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। आप लोग ये बात याद रखेंगे। ठीक है, बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। चलिए प्रश्न पर वापस चलते हैं। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आपके सामने देख पा रहे हैं। शैके या फिर लाइकेन है। लाइकेन क्या है? अच्छे से करेंगे। परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है, सहजीवी है। बिल्कुल एक सहजीवी है लाइकेन। और एक किन किन की सहजीविता का उदाहरण है वो भी देखेंगे। एक एक करके समझना ना प्यारे मित्रों, ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूँ। कवक की बात करें, शैवाल की बात करें, ये दोनों का प्यारे मित्रों मिला जुला प्यार है आपका क्या? लाइकेन। क्या प्यारे मित्रों? लाइकेन। लाइकेन इन दोनों से मिलकर बनता है। प्यारे मित्रों कैसे बनता है समझना। कवक का रंग जो होता है भूरा रंग का होता है। अब आप ऐसे समझना, ये हरा नहीं होता, हरा नहीं होता। शैवाल आप लोगों ने देखा हो, काई कहते हैं, शैवाल का कलर होता है हरा। अच्छा, शैवाल की संरचना आप लोगों को पता है कैसी होती है? एक थैलेनुमा संरचना है। थैलोपाइटा संघ से आता है शैवाल, एल्गी। और ये हरा होता है, ना तो इसकी पत्ती होती है, ना तना, ना जड़। ये साथियों एक थैलेनुमा संरचना है। अब ये दोनों क्या करते हैं प्यारे मित्रों समझना। कवक के पास खुद का
प्लेस होता है, खुद की जगह होती है। शैवाल के पास खुद की जगह नहीं होती, इसलिए क्या होता है प्यारे मित्रों, समझने का प्रयास करना। कवक और शैवाल दोनों साथ में मिल रहते हैं। कवक जो होता है शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है। क्या? कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है और शैवाल कवक को भोजन बना के खिलाता है। बिल्कुल ऐसे समझना जैसे दो लोगों का प्यार, शादी हो गया, लड़की को घर ले आए और लड़की को लड़के ने घर दिया, जगह दिया और लड़की उसको बना बना खिला रही है। इसका मतलब दोनों मिलकर साथ में रहते हैं और दोनों से मिलकर आपको पता है लाइकेन होता है। लाइकेन सजीवता का उदाहरण है। और एक चीज़ और यहाँ पर नोट करना प्यारे मित्रों, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं क्या बता रहा हूँ, एक और नोट करना आप लोग कि जो लाइकेन है ना प्यारे मित्रों, लाइकेन से एक बहुत प्रायोगिक वस्तु बनाई जाती है जिसका आप लोग नाम बताएंगे। लाइकेन से प्यारे मित्रों आप लोग नोट करेंगे, लिटमस पेपर बनाए जाते हैं प्यारे मित्रों। लिटमस पेपर का प्रयोग कहाँ करते हैं आप सबको पता है, प्रयोग में किया जाता है, साइंस के प्रयोग में किया जाता है। अच्छा, लाइकेन से संबंधित एक और चीज़ें याद रखना प्यारे मित्रों, लाइकेन ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन की मात्रा, अच्छा समझना, लाइकेन ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पोल्यूशन की मात्रा कम होती है। अर्थात लाइकेन ऐसी जगह नहीं मिलेंगे जहां पोल्यूशन अधिक होता है। ये यूपीएससी के प्री में पूछा हुआ प्रश्न भी है। लाइकेन से संबंधित प्रश्न ये है कि लाइकेन ऐसी जगह पाए जाते हैं जो प्रदूषण का सूचक भी है। लाइकेन प्रदूषण का सूचक भी है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए प्रश्न नेक्स्ट पे लेके चलूँगा आपको मैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक और शानदार जानदार प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। वायुमंडलीय घटना की अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फेनोमिना कॉल्ड? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। वायुमंडल की जो घटना होती है, मौसमी घटना जो होती है, उनको क्या कहते हैं? फलित ज्योतिष नहीं, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान, खगोल विज्ञान। आप लोग बताएंगे मौसम विज्ञान। अर्थात मौसम विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय घटनाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर लेके चलूँगा आपको मैं। ये एक पेडागोजी से पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। आप लोगों को पता है हमारे स्कूल्स में बच्चों को पिकनिक पर ले जाए जाते हैं। क्यों ले जाए जाते हैं? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टूर इन एनवायरमेंटल स्टडी इज, शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। प्यारे मित्रों, जब हम चर्चा करते हैं शैक्षणिक भ्रमण की तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई भी अवधारणा क्लियर करनी है तो हम लोग उससे संबंधित मॉडल, क्या प्यारे मित्रों, मॉडल को हम लोग रूबरू कराते हैं। वैसे ही बच्चों को यदि मान लो कोई नेशनल पार्क के बारे में पूरी जानकारी देनी है तो हम नेशनल पार्क घुमा क्यों नहीं लाते? यदि हम घुमा लाएंगे तो बच्चे उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर लेंगे, इसलिए ये आवश्यक है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट लूँगा आपके साथ में। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? प्यारे मित्रों, जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, तो पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं हिंदी में परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम के अंतर्गत हमारे जीव समुदाय आते हैं और साथ साथ में उनके वातावरण का संतुलित तंत्र भी आता है। किसके अंतर्गत? इकोसिस्टम के अंतर्गत। अभी इसको और अच्छे से दिखाता हूँ आपको, देखिए 3D इमेज के थ्रू। अभी आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में। यहाँ देखिए ज़रा, इकोसिस्टम में मॉइस्चर, सोलर रिएक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस बेंचेस, हैबिटेट मतलब आवास, प्लांट कम्युनिटी, वाटर कम्युनिटी और लैंड कम्युनिटी। तो देखिए ज़रा, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों का मिला जुला रूप जो होता है ना प्यारे मित्रों, इकोसिस्टम कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। और जलमंडल का अलग पारिस्थितिक तंत्र होगा, वायुमंडल का अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है और साथ साथ में आपका स्थलमंडल का भी अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या निवास करते हैं? जीव जंतु निवास करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक अंतरिक्ष से लिया गया प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर।
टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ ग्रह और कुछ उपग्रह से संबंधित प्रश्न उत्तर भी करवा देता हूँ, ठीक है। टाइटन, जब टाइटन की बात करते हैं ना प्यारे मित्रों, आप लोग समझना, टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है शनि, याद रखिएगा। इसके इस ग्रह पर वलय पाए जाते हैं, आप लोगों को पता है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अपने सौर मंडल में ना प्यारे मित्रों, सौर मंडल में प्यारे मित्रों सबसे बड़ा उपग्रह आप लोग याद रखेंगे, सबसे बड़ा उपग्रह आप लोग लिखेंगे, वो है ज्ञानीमीड कहते हैं। और एक ज्ञानीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? आप लोग याद रखेंगे बृहस्पति का, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है, आपको पता है, तो सबसे बड़ा ग्रह का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ हमारी पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह आप सबको पता है चंद्रमा है, मून है, एकमात्र उपग्रह है। अच्छा, और इसके साथ साथ मंगल ग्रह के भी उपग्रह हैं, बताइए कौन कौन से आप बताएंगे, बताइए ज़रा कौन कौन से हैं। एक है आपका मंगल ग्रह के उपग्रह फेमोस, ऐसे कुछ करके मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मंगल ग्रह के कौन कौन से उपग्रह हैं, ठीक है। एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी उन्नति पर झुकी हुई है? आनति पर मतलब ये कितने अक्ष पर झुकी हुई है यार? इसका उत्तर तो आप सबको पता है, 23.5 डिग्री, है ना। चलिए,